मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ बातचीत के लिए आज खुसूसी तौर पर मौजूद हैं अमरीश मिश्रा जी। आप सभी को साल नौ की मुबारकबाद। आज साल 2025 का पहला दिन है। अमरीश जी, आपको भी नए साल की मुबारकबाद। और इस नए साल में फलस्तीन की जो लड़ाई है, ये समझिए तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है। ये 23 अक्टूबर 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2024 पूरा चलता रहा और अब 2025 आ चुका है। लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका, जंगबंदी नहीं हो सकी। इसका अंजाम क्या दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं, आपको भी। देखिए, क्या है कि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसकी जो पूरी स्थिति है, आप देखिए 2024 अगर एक साल लिया जाए, 2024 अब जो 2023 7 अक्टूबर के जो 3 महीने वो छोड़ दें, एक साल में गाजा की पॉपुलेशन 6% कम हो गई। 6% गाजा की पॉपुलेशन 2024 में गिरी, 6%। और ये देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। किसी भी स्थिति में ये दिखा रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि नरसंहार बड़े स्तर पे हो रहा है। दूसरी बात देखिए, जो दूसरा आंकड़ा है उसमें यह है कि इजराइल की जो सेना है, आईडीएफ, उसके उसके जो 2024 में हर महीने 1000 से ऊपर लोग डिसेबिलिटी का शिकार हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। और ये चीज इजराइल के अखबार ने छापी है, येडियोत एहरोनॉट ने। इसका इसलिए लोग कह देते हैं कि भाई आपका सोर्स क्या है। तो सोर्स ये है, देखिए, येडियोत एहरोनॉट ने खबर छापी है कि हर साल 2024 में 1000 से ऊपर, मतलब हर महीने 1000 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं। और ये देखिए साल का अंत है, इसलिए आंकड़ों का महत्व हो जाता है। जी। तो अब आप देखिए कि 10,000 के ऊपर आप समझ लीजिए कि 11 से 12 या 13,000 लोग जो हैं इजराइल के, वो वुंडेड हैं। और मारे जाने की संख्या इन लोगों ने अभी भी 867 रखी है, जो कि कहीं भी मेल नहीं खाती है। क्योंकि इंजर्ड और जैसे फिलिस्तीन में ही देखिए, अगर करीब 45,000 कुछ लोग मारे गए हैं, तो घायलों की संख्या 1 लाख है। तो आप आधा करिए, लगभग आप सोचिए 13,000 से 14,000 लोग अगर घायल हैं आईडीएफ में, तो उसमें से कम 6 से 7,000 तो मारे गए होंगे। बिल्कुल। मतलब उसमें से नहीं, उसके उसके एडिशन में। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी संख्या जो है 23,000 तक पहुंचती है। ये देखिए एक बहुत, ये मतलब जो सबसे बड़ी 2024 की जो सबसे बड़ी खबर है मेरे ख्याल से, एक तो ये है कि गाजा में पॉपुलेशन 6% कम हो गई। दूसरी बड़ी खबर है कि हमास ने एक पूरी पीढ़ी को इजराइल की खत्म कर दिया है। ये एक जो है सेंट्रल पॉइंट है कि पूरी एक पीढ़ी को खत्म कर दिया है। क्योंकि इसमें देखिए जो विकलांग हैं वो अलग से हैं, उनको मिला दीजिए तो पूरी 1 लाख की स्थिति पहुंच जाती है। 1 लाख कैजुअलिटीज इजराइल की हुई हैं। पूरी एक, अगर यहां भी फिलिस्तीन में बच्चों की पूरी एक पीढ़ियां खत्म कर दी इजराइल ने, तो फिर हमास ने भी इजरायली जवानों की पूरी एक पीढ़ी खत्म कर दी। और उनको इस हालत में ले आए हैं कि उसमें से कम 40% लोग मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। वो या तो काउंसलिंग ले रहे हैं, या वो जो ल्यूनेटिक असाइलम्स हैं उनमें उनको बंद कर दिया गया है। कई लोगों को तो चेन करना पड़ा है, मतलब जो पुराने तरीके, क्योंकि इजराइल के पास रिसोर्सेज की बहुत कमी हो गई है। तो वो अब जो इस तरीके से जो सोल्जर्स घायल होके वापस आ रहे हैं, मतलब वापस नहीं जाना चाह रहे हैं, ये नहीं करना चाह रहे हैं, या उनको मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, तो वो सीधे उनको जंजीरों से बांध दे रहे हैं अपने सोल्जर्स को। तो ये आप देखिए, ये जो पूरी सिचुएशन है, ये दूसरा पहलू रिपोर्टेड नहीं है इसको कहीं, क्योंकि इजराइल में मिलिट्री सेंसरशिप लगी है। अगर कोई इस तरीके की बातें करेगा तो वो उसको जेल हो जाएगी। ये जो डेटा है, जो जो ये यूडियोत एरोनॉट जो हिब्रू अखबार है उसने निकाला, ये उसने अस्पतालों से कलेक्ट किया। ये कि करीब 13,000 से लेके 14,000 लोग घायल हुए हैं 2024 में। इसमें हम 7 अक्टूबर को जो लोग घायल हुए, उसके बाद 2023 के जो 3 महीने हैं उनको नहीं गिन रहे हैं, उनको भी आप ऐड कर लीजिए। तो आप देखिए ये बात ये बात क्यों नहीं बताई जाती है कि पूरी की पूरी एक पीढ़ी इजराइल की खत्म हो गई है। और इस पूरे युद्ध में वो एक आदमी नेतन्याहू को बचाने के लिए
पूरी एक पीढ़ी इजरायलियों के खत्म हो गई और पूरी एक पीढ़ी बच्चों की खत्म हो गई। ये एक आदमी नेतन्याहू की जिद की वजह से कि इसको बनाए रखना है किसी भी तरीके से, कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है वो नहीं चाहता है युद्ध रुके, या वो ये जानता है कि अगर फिलिस्तीनी राज बन गया, अगर 2 स्टेट सोल्यूशन भी हो गया, तो 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये होगा कि हमेशा एक वहां पर एक ऐसी स्थिति बनी रहेगी जिसमें, क्योंकि फिलिस्तीन का स्टेट बन गया तो जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका के साथ हो, वो इसके साथ हो, उसको वो अपने नए अलायंसेस ढूंढेगा। अभी सीरिया में इनको इतनी परेशानी हुई, तख्ता पलट भी वहां करवा दिया, फिर भी वहां पर अभी इनके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं। ऑल्दो रिवॉर्ड वगैरह हटा दिया है जुलानी के सर से, लेकिन इनका ये मानना है कि अभी हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही। तो ये जो नया मिडिल ईस्ट चाहते हैं उसके साथ उसमें ये फिट नहीं बैठता कि फिलिस्तीनी राज हो। अब दूसरी तरफ यूएनओ जो है उसने ऑलरेडी ये चीज एक तरह से कमिटमेंट दे रखा है कि फिलिस्तीनी राज होगा, बाकायदा इसमें यूएनओ मतलब यूएन रेजोल्यूशन है। और जो गाजा के सिविलियंस है वो इंटरनेशनल रिफ्यूजीज हैं, लीगली वो यूएनओ की जिम्मेदारी है, लेकिन लीगल जिम्मेदारी यूएनओ को निभाने कहाँ दिया जा रहा है। वो तो नेतन्याहू ने UNRWA जो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क्स एजेंसी जो खास तौर पे फिलिस्तीन के लिए बनाई गई थी, उसको ही बैन कर दिया, मतलब यहां से बैन कर दिया। कितने देशों ने फंड्स अपने काट दिए ये UNRWA के लगातार। जो तो ये देखिए जो पूरी एक सिचुएशन है, और नॉर्थ गाजा में तो एक्सटर्मिनेशन की लड़ाई चल रही है। एक जनसंहार हो रहा है जनरल, एक नरसंहार नॉर्थ गाजा में हो रहा है अलग से, और जिसमें वो 18 किलोमीटर की जो स्ट्रिप है, जो गाजा पूरा आप समझ लीजिए 45 किलोमीटर करीब, 18 किलोमीटर जो नॉर्थ गाजा की स्ट्रिप है उसको इजराइल चाहता है मिलिट्री जोन बनाना, और ये 2 महीने हो गए। उसमें अलग से उसने करीब सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरें भी सैटेलाइट के जरिए आई जिसमें देखा जा रहा था कि इजराइल वहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मिलिट्री जोन में पूरा तब्दील कर रहा है। हाँ वो अरे उसने जो एकमात्र हॉस्पिटल था वहां नॉर्थ गाजा में, कमाल अडवान हॉस्पिटल, उसको जला दिया। मतलब दुनिया में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। प्लेन ये बम्बार्डमेंट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हॉस्पिटल्स पे बम गिरे हैं, ये वो अलग बात है, लेकिन एक फील्ड आर्मी ने एक अस्पताल को बकायदा घेर के जला दिया, और उसके जो चीफ थे डॉक्टर हुस्साम, जो कि इंटरनेशनली रेनाउंड डॉक्टर है, उनको पकड़ लिया है, उनको पता नहीं कहाँ रखा है। पूरी दुनिया में डॉक्टर मैट्स गिलबर्ट और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में, जो इनके मित्र हैं, वो अपील पे अपील कर रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेपोर्टुआर है स्पेशल इसके लिए फिलिस्तीन के लिए, फ्रांसिस्का एल्बनीज, वो लगातार कह रही हैं कि अगर इनको कुछ हो गया तो स्थिति बदल जाएगी। तो अब जब इस तरह की स्थिति है तो आप देखिए नॉर्थ गाजा में, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ नॉर्थ गाजा में हमास ने 4000 नए 4000 फाइटर्स नए रिक्रूट किए। अब ये जो नए फाइटर्स हैं इनको उसने एक तरह से फ्रीडम काफी दे रखी है। ये लोग जो हैं ये अब गाजा में बहुत दिनों से फिदाइन हमले नहीं हुए थे। अब सोचिए आखिरी फिदाइन हमला 1993 1996 में हुआ था। अभी अभी 10 दिन के भीतर 2 फिदाइन हमले हुए हैं जिसमें 5-5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। उसके बाद चाकूबाजी, चाकू घोंपने की जो घटनाएं हुई हैं, जिसमें आप ये देखिए कि जो फिलिस्तीनी सिविलियंस को इजरायलियों ने पकड़ा था, और जैसे कमांडो रेड्स होती है, आपने फिल्मों में देखा होगा, गन्स ऑफ नेवरॉन और तमाम इस तरह की फिल्मों में, जो कमांडो जाते थे और वो बिल्कुल चुप रहते हैं क्योंकि उनको शोर नहीं मचाना होता, उनको बचाना होता है, वो गोली नहीं चलाते हैं, वो चाकुओं से मारते हैं, और चाकुओं से मार के वो लोगों को छुड़ाते हैं क्योंकि ताकि अलर्ट ना हो जाए एनिमी। ये हमास यहाँ कर रहा है, एक घटना नहीं, 2 3 घटनाएं हो चुकी हैं, इसमें चाकू घोंप के उन्होंने मारा है। और मैंने तो लगातार इस पे बोला है, अपने एक्स पे भी डाला है। मेरा चैनल अब 2 बैंड हो गए, तीसरा, और मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप जरूर उसका लिंक इसमें दें जिसमें ये सब चीजें हम बात करते हैं। मैं मिल्ला टाइम्स के तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरी अपील होगी कि अमरीश मिश्रा साहब का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप सब इस चैनल को जाकर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अमरीश मिश्रा साहब हिंदुस्तान में बहुत मजबूती के साथ गजा और फलस्तीन की खबरों को पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैं बता रहा था कि तो देखिए ये जो चाकू घोंपने वाले इंसिडेंट्स हैं ये ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है IDF के लिए और पूरी दुनिया में जो
लोग इस पूरी लड़ाई को देख रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा जैसे 2000 में जब लेबनान से इजराइल भागा था, तो उस समय इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की थी हिजबुल्लाह ने और लेबनीज रेजिस्टेंस ने, जिसने कई फॉर्म्स, मतलब आप सोचिए कि हालत यह है कि हमास एक तरफ थर्मोबैरिक रॉकेट छोड़ रहा है। थर्मोबैरिक मतलब कि जो एक इंटेंस प्रेशर पैदा करते हैं और फिर तुरंत वैक्यूम पैदा करते हैं, तो वो आपको पीछे ढकेलते हैं, फिर तुरंत सक इन करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। थर्मोबैरिक उसने कई अटैक्स किए हैं इजरायली पे, नॉर्थ गाजा में बहुत मारा है, और उस लेकिन दूसरी तरफ चाकूबाजी भी चल रही है, और उसके साथ साथ जो एक्सप्लोजिव्स हैं, हैंडमेड एक्सप्लोजिव्स, वो भी चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो एडवांस मोटर इनके पास रॉकेट्स हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। अब ये 4 तरह की मोस्ट एडवांस से लेके मोस्ट प्रिमिटिव कुल्हाड़ियां तक यूज हुई हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें कुल्हाड़ियों से मारा है। और ये जो हमास ने इजराइल की ब्रूटैलिटी का जवाब एक रेवोल्यूशनरी ब्रूटैलिटी से दिया है, हम इसको क्रांतिकारी ब्रूटैलिटी कहते हैं, जो कि जस्टिफाइड है। जो इसका जवाब दिया है, इससे इजरायली बहुत डर गए। आईडीएफ का बड़ा हिस्सा वहां लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो वाली मौत तो वो देख ही रहा था, जो एक गोली लगने से होती है या एक्सप्लोजन से होती है। एक्सप्लोजन से भी जो मौत हो, मतलब जो हमास, आप मर गए तो मर गए, लेकिन अगर आप इंजर्ड हो गए, जो कि बहुत भारी संख्या में है, तो उसमें आपको एक लिम्ब कट जाता है, जो एक्सप्लोजन से वो जो चोटें आती है। इसीलिए विकलांगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है वहां पर, क्योंकि उनका लिम्ब जो है वो गायब है, किसी का पैर, किसी का तो ये भी बहुत पेनफुल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल होता है वो जो मौत जो चाकू गोद के मारी जाती है। अब इसी तरीके से देखिए, इजराइल ने फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को, सदी तमाम ऐसे प्रिजन्स हैं जिनसे क्या क्या खबरें आई, उनके साथ सोडोमी हुई, उनके एनस में चीजें घुसेड़ी गई। कम से कम 50 के ऊपर लोग कस्टोडियल डेथ में मर चुके हैं, और ये ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल पता नहीं क्या है कि कस्टोडियल डेथ में, बताइए, उसकी भी मौत बड़ी दर्दनाक होती है। उसका जवाब देखिए आप, यहाँ पर हमास ने देना शुरू कर दिया है। हमास ने फिलिस्तीनियंस को रिलीफ पहुंचाना भी शुरू कर दिया है, सिविलियंस को। और जो नॉर्थ गाजा में जो होलोकास्ट जैसी स्थिति है, अच्छा इस समय बर्फ पड़ रही है, ठंड है, टेंट बहे चले जा रहे हैं, किसी दिन पानी बरस जाता है, बारिश हो रही है लगातार वहां। जी, बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा है वहां। और वो पूरी जो पूरी सिचुएशन है, उसमें 7 बच्चे मर चुके हैं ठंड से, स्टारवेशन से नहीं, ठंड से, क्योंकि स्टारवेशन की प्रॉब्लम कुछ हद तक हमास ने रिजॉल्व कर ली थी। लेकिन ये जो ठंड की नई प्रॉब्लम आ गई है, और नए सिरे से लाखों कंबलों की और विंटर क्लोथ्स की जो जरूरत है, जिसको इजराइल रोक रहा है, वो भी उसकी क्राइसिस आ गई। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे सारे संकटों से निकला है। और ये देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस पे देखिए बहुत ज्यादा आप विचलित मत होइए, क्योंकि भाई अब मतलब लोग डोनेशन मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि उसमें आप करिए क्या करिए। मैं ये लेकिन वार्न कर दूं कि कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मत करिएगा, काइंड में आप देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़ा एक खेल भी बहुत सारे हो रहे हैं, और आपने ये कुछ आपने किया और सही ऐसा। पॉइंट उठाया कि जो लोग फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, लोग डोनेशन ले रहे हैं, वो डोनेशन उन तक पहुंच नहीं पा रही है इंडिया से पहुंच नहीं पा रही है, उसमें स्कैम भी है, उसमें स्कैम भी। अब जैसे मैं ही अगर अपील कर दूं, तो अभी मैं मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख उसको मैं रेस कर लूं, लेकिन मैं उसको कहाँ भेजूं? आप ये महमूद अब्बास के थ्रू तो आप भेज नहीं सकते, जो पैलेस्टीन एम्बेसी, ये पता नहीं कहाँ ये लोग कहाँ जाएंगे। उसके लोग बाद अपनी जो एम्बेसी में दर्ज कर रहे हैं कि अपनी एम्बेसीज में जो एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही है, जिन लोगों ने पैसा ले हाँ, जाकर के दिया अपने स्टाफ को, उन्होंने सैलरी दी, अपने एम्बेसी के काम इन्होंने कराए हैं, क्योंकि वही इनके जरिए रास्ता वही पहुंच नहीं पाए। वही मैं कह रहा हूं। तो उसके लिए देखिए एक रास्ता निकाला जा रहा है कि कैसे 1 लाख कंबल पहुंचे, या ये 2 लाख जैकेट्स पहुंचे। इस तरीके की कुछ व्यवस्था जो संभव है, जो भारतीय सरकार भी अलाउ कर देगी। अगर आपने लेकिन कैश किया, तो कैश में तो जो सरकार का रवैया आप जानते हैं, उसने तो पूरा, तो लेकिन काइंड में अगर कुछ किया जाए तो वो बहरहाल। तो मैं ये बताना चाह रहा था लोगों से कि देखिए, इसमें एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल होते हैं, और ये दुनिया की आखिरी कॉलोनी है फिलिस्तीन। दुनिया की जी सारी कॉलोनीज आजाद हो चुकी हैं, साउथ अफ्रीका आजाद हुआ 1989-90 में, केवल ये फिलिस्तीन बची है। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में सिविलियन
जनता को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे यहाँ 1857 से 1867 तक 10 साल जो युद्ध चला, उसमें 1 करोड़ भारतीय मारे गए। अवध की पॉपुलेशन उस समय 1 करोड़ थी, उसमें से 25 लाख यानी 25% मारे गए। ये अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। हॉलोकॉस्ट एक्चुअली ये है, पूरे भारत की पॉपुलेशन 15 करोड़ थी, उसमें 1 करोड़ लोग मारे गए। अब आप देख लीजिए। तो ये जो पूरी, अच्छा, वियतनाम वॉर देखिए, 58,000 अमेरिकन मारे गए, 1 मिलियन वियतनामीज मारे गए, लेकिन जीत वियतनाम की हुई। अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख लीजिए, वहां पर 1954 से 1962 तक जो फ्रांस की कॉलोनी थी, जो अल्जीरिया मुस्लिम कंट्री, उसने भी पूरा अपना लिबरेशन स्ट्रगल लड़ा, मतलब करीब 1954 से 1962। उस बीच उसकी पॉपुलेशन आज 2 करोड़, उस समय 1 करोड़ थी। 1 करोड़ में कम से कम एक मिलियन, 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन, 15 लाख, मतलब आप सोचिए 15% लोग उसमें मारे गए। और जो फ्रेंच हैं वो केवल 30 से 35,000 मारे गए, लेकिन जीत किसकी हुई? और आज अल्जीरिया की जो पर कैपिटा इनकम है भारत से दुगनी है, $4,000 करीब है, भारत की तो 2,000 कुछ डॉलर है, दुगनी है भारत से, आप सोचिए। और वो, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स जो हैं उनमें सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं, ये दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन होती हैं। ये इस चीज, और ये रेजिस्टेंस इसके लिए तैयार रहता है कि भाई एक भारी संख्या में हमारे भी लोग सिविलियन मारे जाएंगे, लेकिन हम उनको सैन्य रूप से झुका देंगे और राजनीतिक यानी मिलिट्री और पॉलिटिकल सेंस में हम झुका देंगे अपने दुश्मन को। ये चीज इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो फिर जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं और जो दिक्कतें हैं, क्योंकि आज भाई उस समय सोशल मीडिया था नहीं अल्जीरियन वॉर के समय या वियतनाम वॉर के समय, आज है, तो आपको सारी चीजें मिल रही हैं। लेकिन वियतनामीज भी मतलब 10 लाख वियतनामीज मारे गए, तो उनकी भी पॉपुलेशन 75 लाख या 1 करोड़ थी, वो ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा नहीं थी, बड़ा हिस्सा मारा गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, ये चीज चलेगी। सवाल यहाँ पर ये है, हमेशा आंकड़ों के इसमें आप ये देखिए कि जितने सिविलियन मारे जा रहे हैं, उसके बदले जो इजरायलीज भी मारे जा रहे हैं उनको भी उतना दर्द हो रहा है। अब बताइए आप कि पिछले 10 दिनों में यमन ने 14 हमले किए। ये जी। कहां, ये किसी ने सुना है? 14 हमले, और 14 हमलों में हर हमले में एक खबर आती है कि स्टैम्पीड हो गया, 15 लोग घायल हो गए, स्टैम्पीड हो गया। मतलब इसराइल, ये तेल अवीव के अंदर, तेल अवीव में लोगों का सोना मुश्किल है, रोज वो उठते हैं, सायरन बजता है। उसके बाद जेरूसलम में एक पावर ग्रिड है, वहां मार दिया यमन ने। अब इधर देखिए, गाजा में पूरी तरह से ये बिजली पानी ये कटा हुआ है। वहां पर ये लेबनान में भी इस तरह से हुआ था, कोशिश की थी, और इन लोगों ने वहां भी कोशिश की थी। ये सीरिया में जहां तक घुसे वहां भी इन लोगों ने बिजली पानी काटी है। लेकिन इजरायली खुद बिजली पानी कटने की स्थिति में रह रहे हैं। तो जी। मेरा मतलब ये है कि कोई उनके प्रति सिंपैथी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझना है कि अगर वो दर्द हमको दे रहे हैं, तो जैसे सैयद हसन नसरल्लाह कहते थे, दे आर ऑल्सो इन पे, वो उनको उनको भी हम दर्द दे रहे हैं। और ये जो है, ये और उनको जो दर्द दे रहे हैं वो ज्यादा दिन सह नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वियतनाम वॉर में 58,000 अमेरिकन मारे गए, 1 मिलियन वियतनामीज मारे गए, लेकिन अमेरिका को छोड़ के भागना पड़ा बहुत ही बेइज्जती के साथ 1975 में। अभी अफगानिस्तान में अफगानिस्तान भी से देखिए भागना पड़ा। जी। अभी अफगानिस्तान से भागना हाँ, पड़ा अमेरिका को, अफगानिस्तान से 20 भी साल पूरा के देखिए, बाद। वहां भी सिविलियन कैजुअलिटीज कितनी ज्यादा है। जी। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, तो अब ऐसी सिचुएशन में 2024 का जो लेसन है वो यही जी। है कि जो हमास ने रिग्रुपिंग कर ली है, हमास रिग्रुप हो गया है। उधर जो देखिए, एक बार आपको बताएं, सीरिया की घटना से क्या हुआ। सीरिया की घटना से नेतन्याहू ने कहा कि हमारी जीत है। जीत कैसे? उसने कहा देखिए, लेबनान में हमने सीज फायर करा लिया। अब लेबनान के सीज फायर में हिजबुल्लाह के साथ नहीं, लेबनान सरकार के साथ है, लेकिन हिजबुल्लाह क्योंकि लेबनान सरकार का हिस्सा है, इसलिए वो जी। उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और जो लेबनान हमास की मदद कर रहा था, लगातार नॉर्थ के फ्रंट को जिंदा रखे हुए था, कई हजारों इजरायली सोल्जर्स उसने भी मारे अलग से। तो जी। वो उसकी देखिए, हिजबुल्लाह 60 दिन के लिए वो फायर नहीं कर, अभी देखिए, अभी बीच में जब इसराइल ने वायलेशन किया, एक बार हिजबुल्लाह ने फायर किया, लेकिन 60 दिन तक, अभी जब तक पूरे नहीं होंगे, हिजबुल्लाह फायर नहीं करेगा, क्योंकि लेबनान की राजनीतिक स्थिति खराब हो जाएगी और उसके अगेंस्ट हो जाएगी। अभी उसके फेवर में जा रही है, क्योंकि इसराइल वायलेशन कर रहा है, हिजबुल्लाह चुप है।
और हिजबुल्लाह ने कहा है कि 60 दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, 61वें दिन हम जवाब देंगे। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं नेतन्याहू ने क्या कहा। नेतन्याहू ने कहा था कि लेबनान में हमने सीज फायर करा दिया, अब ये फ्रंट यहां से जो हमास को मदद मिल रही थी नहीं मिलेगी, सीरिया से जो मदद मिल रही थी वो असद के गिरने के बाद अब हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां का 80% असलहे डिस्ट्रॉय कर दिए, सब कुछ उनके सिस्टम डिस्ट्रॉय कर, खुद हम घुस गए और सीरियन जनता हमको चाहती है। और ये इस तरह की वीडियो जो कि बाद में फर्जी निकले वो प्रचारित हुए कि देखिए जो ड्रूज कम्युनिटी है वो चाहती है इजराइल से मिल जाए, ये हो जाए। और सीरिया देखिए 15-20 किलोमीटर, मतलब वो दारा तक घुस गया, दारा में उसने बॉम्बिंग तक कर दी है। अब यहां पर जो नेतन्याहू ने कहा था कि देखिए हमने हमास को आइसोलेट कर दिया, अब ये बात कब की है? 27 नवंबर की। अब हम हमास को घेर के मारेंगे। 27 नवंबर हो गया, आज 1 जनवरी है। पूरे समय हमास ने ही उल्टा मारा है। क्यों? क्योंकि जो 1 महीने का टाइम जो लेबनान में फंसा था इजराइल, उस दौरान हमास ने क्या किया, यही तो लोग नहीं समझते हो। उस दौरान हमास पे प्रेशर कम था जिस समय लेबनान, तो नेतन्याहू सोच रहा था कि हमको फायदा है लेबनान से युद्ध करना, फिर वहां सीज फायर करना, ताकि हम उनका अटैक रोक सकें और हमास पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। लेकिन वो जो दौर था सीज फायर के पहले तक, करीब 1 अक्टूबर से लड़ाई शुरू हुई थी, मतलब सॉरी 26-27 अक्टूबर से, और 1 महीने जो पूरी चली थी, तो उसमें हमास ने 1 महीना हमास को टाइम मिल गया, उसने वेस्ट बैंक को भी आर्म किया और अपने यहाँ नए लड़ाके रिक्रूट किए। अब जो नए लड़के हैं ये देखिए ये कहर ढा रहे हैं। जैसे ही इजराइल ने सोचा कि हम नॉर्थ गाजा पे और अपना ग्रिप करें, ये करें, मार, उन लोगों ने हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय कर दिए। आपको पता है क्या आ रहा है नॉर्थ गाजा में? जो अभी भी वहां फिलिस्तीनी सिविलियंस हैं और जो करीब 60 से 70 हजार, उनको इजराइल बेत हनून से कहता है कि तुम वापस जाओ साउथ गाजा। वो बेत हनून से वापस जाते हैं, वो फिर उनको हमास रीरूट करके जबलिया पहुंचा देता है। फिर वो जबलिया से, तो वो भी लड़ रहे हैं देखिए इस तरह से गोरिल्ला वॉरफेयर। वो फिर वापस, क्योंकि जबलिया भी नॉर्थ में है, फिर जबलिया से उनको हटाता है तो फिर बेत हनून पहुंच जाते हैं। और इस पूरी आवाजाही में हमास के फाइटर्स अंदर बीच में घुस के वो अपने ऑपरेशंस कर देते हैं। अब ये जो टैक्टिक्स है ये बहुत, इसके लिए बहुत, इसका मतलब है कि हमास का कितना कंट्रोल है। 60,000 लोगों को, बड़ी से बड़ी सेना है, जनता को, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स है जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको इतना डिसिप्लिन वे में वो काम ही नहीं कर पाते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा कि सिविलियन पॉपुलेशन भी युद्ध का इस तरह से हिस्सा, बस चाइना में माओ त्से-तुंग ने किया था कि युद्ध में जनता एक हिस्सा है और जनता फाइटर्स को इस तरह से, मतलब आगे पीछे ये जो पूरी चीज हो रही है, जनता भी उसमें शामिल है। और उसको लेके हमास ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है जिसका इजराइल के पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि वो 70,000 लोगों को मार दे। अब वो ये कर नहीं सकता है। 70,000 लोगों को आप ऐसे, आपने इतनी कोशिश की, अभी इतना सब करने पे आपने 45,000 करीब लोगों को मारा। चलिए उसको हम बढ़ा दे, 10,000 उसमें डिस्प्लेस्ड हैं, इंजर्ड हैं, 1.5-2 लाख की वो एक संख्या पहुंचती है जो कैजुअलिटीज है। कई लोग देखिए, अभी लोगों को नहीं पता, कम से कम सैकड़ों गाजा के लोग अभी हमास ने निकाले हैं गाजा से बाहर ट्रीटमेंट के लिए, और वो सक्सेसफुली निकले हैं, इजराइल के विरोध के बावजूद निकले हैं और पब्लिकली निकले हैं। या आप जाइए तो आपको मिल जाएगा, मतलब कहीं भी आप WHO ने गूगल में, निकाला, बल्कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला सबको अपनी हाँ, ओर से। तो वो पूरा कोऑर्डिनेट करके उसको इजराइल रोक नहीं पाया। तो ये देखिए जो अब नए तरह की जो लड़ाई हो रही है, और आप सोचिए कि दुनिया में एक अजीब तरीके की एक स्थिति है, जो चीज डेवलपमेंट ग्राउंड पे हो रहा है, लोगों को मतलब मीडिया क्योंकि चुप है, मीडिया बीबीसी और जो वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया का बड़ा मीडिया, एक समय हम लोग बीबीसी को कितना ट्रस्ट करते थे। आप सोचिए कि सब कोई खबर बीबीसी में आती थी इमरजेंसी के समय, और उसके बाद देखो बीबीसी में छपी, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, सारी यहाँ मीडिया सेंसरशिप थी तो बीबीसी से खबरें आती थी। अब बीबीसी की यह हालत हो गई कि बीबीसी खबरें देता ही नहीं। बीबीसी को जो MI6 वहां की इंटेलिजेंस है वो ब्रीफ करती है, वही देती है बीबीसी। बीबीसी की यह हालत है, वॉशिंगटन बीबीसी पोस्ट के की, जर्नलिस्ट CNN नहीं है की। गाजा में। जी, बीबीसी के जर्नलिस्ट ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। वो मौजूद नहीं सिर्फ है, बिल्कुल नहीं है। और वो मौजूद, और आप सोचिए कि उनको ब्रीफिंग दी जाती है MI6 से। इसके खिलाफ बीबीसी में कई लोग रिजाइन कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल ये बीबीसी की हालत है। दुनिया का जो सबसे स्वतंत्र नेटवर्क माना जाता था, जिसके पास पूरी फ्रीडम थी कुछ भी कहने की अपने देश में और दुनिया में, जो कुछ हो रहा हो करते भी थे वो,
वहां ये स्थिति हो गई है कि वो लोग एक मतलब खबर नहीं छाप सकते हैं। इजराइल में मिलिट्री सेंसरशिप है। इजराइल में अगर आपने कोई भी बात ऐसे कह दी तो आपको जेल हो जाएगी तुरंत, या अच्छा आप इजरायली सिटीजन है तो तब भी। इजराइल में देखिए जो होस्टेजेस को छुड़ाने का मूवमेंट वो भी तेज हो रहा है, लेकिन उस पर दमन बहुत तेज है, क्योंकि नेतन्याहू पूरी तरीके से उस पर दमन कर रहा है। नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर निकला है ग्रेड 3, जिसकी उसकी अभी सर्जरी हुई संडे में। ये और उसको एकदम सब लोग कह रहे हैं ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की खबर है कि उसकी हालत, क्योंकि ग्रेड 3 प्रोस्टेट कैंसर है, इसलिए भाई प्रोस्टेट कैंसर का इलाज आसानी से हो जाता है ग्रेड 1 वगैरह में, लेकिन ग्रेड 3 में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और जो अभी पता चला है संडे की सर्जरी स्मूथ नहीं गई है, हालांकि सब जगह आ रहा है कि स्मूथ गई है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है देखिए, ये एक 2025 में बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलती है। सीरिया में रेजिस्टेंस शुरू हो गया है नए नए नरेश किस्म साहब, का। यहाँ पर एक सवाल लेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धमकी दी, एक बार फिर उसने कहा कि मेरे हलफ लेने से पहले हमास तमाम होस्टेज को रिलीज कर दे, वरना हमास की खैर नहीं है। तो क्या लगता है हमास ट्रंप की इस धमकी को कितना सीरियस लेगी, किस तरह मुआहदा हो सकता है? अरे वो सब ट्रंप जो है वो तो देखिए, ट्रंप बेसिकली जोकर है। ट्रंप का मैं आपको बताऊं, सच बताता हूँ, ट्रंप जी। जो है वो अभी फिलहाल वो तो बाइडेन से ही लड़ रहा है। वो ऐसे ऐसे अपने लोगों को, अभी उसने अपॉइंटमेंट शुरू कर दिए हैं कि एफबीआई का हेड ये होगा, सीआईए का हेड ये होगा। वो कोई हेड अभी बने बने नहीं है, वो 20 जनवरी के बाद है। अभी बाइडेन कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, और बाइडेन ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, क्योंकि देखिए अंदर से ट्रंप, भाई ट्रंप क्या है, ट्रंप उतना ही है ना जो उसका मैंडेट है। उसको वोट किन लोगों ने दिया है? उसको वोट जो है वो जो एंटी वॉर लोग हैं वहां पर, जो लास्ट मिनट 3% स्विंग हुआ, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे, उनका भी स्विंग वो लोग ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी को देते हैं। ट्रंप ने इस्लामोफोबिया फैलाया था, इसलिए ट्रंप को उन्होंने वोट 2020 में नहीं दिया था। उसके बाद लेकिन अभी जो उन्होंने देखा कि बाइडेन तो उससे भी खराब निकला, कमला हैरिस तो उससे भी खराब निकली। इन लोगों ने बच्चों, इतने बच्चों के कत्ल में, जेनोसाइड में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और ट्रंप समझ गया इस चीज को, इसीलिए आखिरी 3 दिनों में उसने ईरान पे हमला करना बंद कर दिया। उसने बहुत सारी ऐसी चीजें, बिल्कुल वो उस तरह से जैसे मतलब अजीब चीज अमेरिका में कि राइट विंग लेफ्ट हो गया, लेफ्ट विंग राइट हो गया, ये पूरी सिचुएशन अमेरिका में। तो ट्रंप देखिए, ट्रंप की धमकी का अब कोई, भाई ट्रंप क्या कर लेगा? ट्रंप हमास को कैसे खत्म कर सकते? ऑलरेडी अमेरिका सीआईए एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमास को आप खत्म नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल। नेतन्याहू जो है जबरदस्ती उसको बढ़ाया जा रहा है और झूठ बोलता है कि देखो इस एक्शन से हमास खत्म हो जाएगा। हमास वहां नए नए लोगों को रिक्रूट किए जा रहा है, रिग्रुप हो रहा है, हथियार नए पहुंच रहे हैं। उधर यमन, यमन के साथ समस्या, अब लोग हमसे पूछा लोगों ने कि भाई साहब वो हिजबुल्लाह को तो उनकी टॉप लीडरशिप को मार दिया उसने, और चलिए वक्ती मतलब वक्ती ही सही, लेकिन एक धक्का लगा हिजबुल्लाह को, सही बात, धक्का लगा, हिजबुल्लाह उबर गया उससे, लेकिन बहुत बड़ा धक्का लगा। तो यमन को वो, अब यमन पे भी वो कह रहा है कि हम सारी हुती लीडरशिप को मार देंगे, अंसारुल्लाह जो वहां है उसको मैं, हम यहिया सारी को मार देंगे, अब्दुल मालिक हुती को मार देंगे। तो ये तुम बताओ उसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये 20 साल से लगे हैं। हिजबुल्लाह जी। इनका नंबर 1 एनिमी 2006 की लड़ाई के बाद बन गया था। नसरल्लाह को मारने की कम से कम 12 कोशिशें हो चुकी थी, और जो पेजर बॉम्ब है ये 2012-2013 से ये करीब 10 साल से वहां लगे हुए हैं, और उसमें पूरा वो उसका खुलासा हुआ है। और वो जी। जो है, तो ये क्यों क्यों क्योंकि वो लोग 20 साल से लगे हुए थे यमन में। लोगों ने उसको कभी सोचा नहीं था कि यमन का फ्रंट खुल जाएगा। यमन में इनके लोग ही नहीं है, नेटवर्क नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत था यमन ने स्मैश कर दिया। जो भी थे सऊदी, क्योंकि सऊदी अरेबिया यमन में युद्ध हुआ 2015 में, तो सऊदी अरेबिया के थ्रू कुछ मोसाद के लोग पहुंचे, उनको साफ कर दिया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजरायली इंटेलिजेंस के सामने ये है कि उसके पास जानकारी नहीं है कि यमन में हम हिजबुल्लाह वाला ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अभी उसको करने में कम से कम सालों लग जाएंगे। इस बीच यमन जिस तरीके से मार रहा है, और जिस तरीके से वो वॉर एक्सरसाइज का, आपको पता है यमन की जो वॉर एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वो डिफेंस की नहीं हो रही हैं, वो ऑफेंस की हो रही है। और बिल्कुल। यमन जो, अगर इसराइल को उसने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया नीचे से, बीचेस, सीधे बीचेस पे उतरेगा इसराइल के, इसराइल का वो नाइटमेयर है, वो सीधे बीचेस पे उतरेगा, सीधे वहां पर दूसरी तरह की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि यमन, देखिए वो कौम ही ऐसी है, उसमें
बाप और दादा अपनी विल में लिख के जाता है कि मेरा लड़का और कुछ नहीं करेगा, मेरा बदला लेगा। फिर जो मतलब ये दादा अपने लड़के को, फिर जो बाप होता है वो अपने लड़के को लिख के जाता है। उन लोगों ने अपनी विल में लिख रखा है कि फिलिस्तीन को आजाद कराना है। अब बताओ, वो लोग ना टीवी देखते हैं, ना वो सोशल मीडिया में उनको मजा आता है, ना वो कुछ इस तरह के उनके यहाँ पोर्नोग्राफी वगैरह है। वो लोग केवल वीर रस के गाने सुनते हैं, वीर रस के गाने और उस पर डांस, यही एक उनका है। कोई उनके यहाँ इस तरह की जो हम लोग जो आम कल्चर है दुनिया का, वो है ही नहीं वहां। तो अब आप ये बताओ कि जब यमन की जो एक फौज है, और जो बहुत ही मतलब जिसको बारे में अमेरिका जिससे हार गया, 3-3 उसके कैरियर चले गए, अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बचा है, उस पर अभी कल मारा। फिर MQN जो रीपर ड्रोन है, जो 30 मिलियन का एक ड्रोन होता है, 14 गिरा चुका है यमन। बताइए आप, तो क्या, और आप उस पे कह रहे हैं उसमें यमन पे बम्बार्डमेंट करने से आपको जानकारी नहीं है कहाँ मारना है। आप करते रहो बम्बार्डमेंट, आप कहोगे हमने ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया, कहाँ सब कुछ फंक्शनिंग है वहां। उल्टा यमन ने कल जो मारा है वो जेरूसलम, एक तो तेल अवीव में मारा, जेरूसलम के पावर ग्रिड पे मार दिया। आप बताइए। और हमास ने, मैं भूल ना जाऊं, मैं बोल रहा हूं, हमास ने सोचिए जो कल गाजा से रॉकेट छोड़े जेरूसलम की तरफ, दोनों ने छोड़े, यमन ने छोड़े और हमास ने जहां से छोड़े बेत हनून से, वो उसमें उसके 150-200 मीटर की दूर इजरायली सोल्जर्स खड़े थे उनके सामने। उसी के बाद देखिए ये आया कि यार ये बताओ ये कैसी जीत है, ये जो हम कह रहे हैं कि नॉर्थ गाजा कम से कम हमारे ग्रिप में है, कैसी जीत है ये कि जिसमें 200 मीटर, और वो सोल्जर्स इंटरवीन नहीं किए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और उसी के सामने उन लोगों ने 200-300 मीटर की दूरी पे आराम से उन लोगों ने मोटर उससे मतलब रॉकेट छोड़े जो जाके जेरूसलम में लगे। तो अब आप ये बताइए कि ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें जो इजराइल चाह रहा था कि सीरिया वॉर में एक वो करा के वो रिजीम को गिरा के एक ऑप्टिक्स हमारे फेवर में हो जाएगी, कि कम से कम ये हो जाएगा कि एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस जीत रहा है, ये वाला परसेप्शन उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हुआ भी कुछ दिन। लेकिन ये जो फाइट बैक, और इतनी जल्दी देखिए आप, 8 दिसंबर को सीरिया में तख्ता पलट हुआ, कुछ दिनों तक माहौल बना रहा इजराइल अमेरिका के पक्ष में, लेकिन 17-18 दिसंबर के बाद जिस तरीके से यमन और हमास ने मिलकर, उधर इराकी फोर्सेस ने भी मिलकर जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक्स किए हैं, और ईरान दूर खड़ा रहा, अभी देख रहा है, और बात कह रहा है वो कि सीरिया में रेजिस्टेंस खड़ा होगा, हमास के साथ, हमास कभी खत्म नहीं होगा, यमन का कुछ उखाड़ नहीं सकता वो सब। तो वो पूरी जो एक जॉइंट पूरा इन लोगों का ऑपरेशन था 17-18 दिसंबर से, वो आज 1 जनवरी में ये परसेप्शन फिर से बनता जा रहा है कि इजराइल हार रहा है। तो आप देखिए ये जो परसेप्शन की लड़ाई है जो सीरिया में इन लोगों ने जीती, उसके बाद फिर से जो चेंज हो गई, फिर से वो नैरेटिव आ गया है कि देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वहां पर रोज, अच्छा ये सब देखिए चाकूबाजी के ऑपरेशन और इस तरह की चीजें, ये जब खबरें आती हैं, इनको तो आप रोक नहीं सकते ना, ये तो कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है। इनको हिब्रू अखबार खुद ही लिख देते हैं, आप कितना मिलिट्री सेंसरशिप लगाओगे, हर चीज में मिलिट्री सेंसरशिप की भी एक सीमा होती है। तो वो जो सारी जो स्थितियां हैं उसमें देखिए अभी ये हालात है जी। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल के, ये जो सीरिया के बारे में आप बातचीत कर रहे थे, तो सीरिया में जिस तरह की सिचुएशन है, उससे हमास के इस पूरी जिद्दोजहद को नुकसान होगा या सीरिया का कुछ इस पर असर नहीं पड़ेगा, वो एक अलग मामला है, उनकी अपनी लड़ाई है, हमास का अपना अलग मामला है। देखिए मैं ये समझता हूं कि मैंने तो शुरू में देखिए सीरिया के तख्ता पलट को मैंने माना था कि इजराइल और अमेरिका का उसमें हाथ है, अभी भी मैं उस पर कायम हूं। लेकिन वहां पर सिचुएशन अभी जो बन रही है वो ये बन रही है कि सीरिया में जो एक अमेरिका इजराइल उम्मीद कर रहे थे कि सीरिया की सरकार एक बन जाएगी, बहुत जल्दी हम उसको संभाल लेंगे, टर्की हमारे साथ है ही, वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि टर्की ने उधर अटैक कर, मतलब टर्की का जो SNA जो दूसरा ग्रुप है, सीरियन नेशनलिस्ट आर्मी, उसकी कुर्दों से लड़ाई शुरू हो गई है। अब कुर्द जो है अमेरिका के अंडर है, टर्की भी कम से कम इस मुद्दे पे अमेरिका के साथ है। तो अगर टर्की और कुर्दों में लड़ाई हो रही है, जो कि चल रही है इस समय बकायदा, उसमें टर्किश फोर्सेस भी आ रही हैं, अब फॉर्मल इन्वेजन भी टर्की कर सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया में ये जो रोजोवा वगैरह में जो कुर्दों का ऑटोनोमस एक रीजन है, ये जो है ये बना रहे, क्योंकि फिर वो ये टर्की में भी उसकी मांग होगी, इराक में ऑलरेडी इराकी कुर्दिस्तान है ऑटोनोमस एरिया,
यहाँ पर है सीरिया में, फिर उसके बाद उसकी डिमांड टर्की में होगी, वहां भी अभी कर्ड्स हैं, ईरान में भी कर्ड्स। तो ये एक अजीब सा मसला बन गया है जिसमें अमेरिका 2 बार देखिए उसने कोशिश की ट्रूस हो जाए, नहीं हुआ। अभी भी कुर्दिश फोर्सेस में और टर्की की फोर्सेस में लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ फ्रांस और अमेरिका ने बम्बार्डमेंट किया है कि उन्होंने कहा है कि आईसिस के लोग जो हैं वो कुछ एरियाज कंट्रोल करते हैं, और करते हैं वो लोग, तो वहां उन्होंने बम्बार्डमेंट किया। लेकिन अब ये देखिए 2015-2016 में भी हुआ था कि यूएस ने बम्बार्डमेंट किया था। लेकिन ये लोग जब आईसिस पे बम्बार्डमेंट करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आईसिस को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका और जो वेस्ट है इसको जो उम्मीद थी सीरिया से वो पूरी नहीं हुई है। और आप अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जो सिविल वॉर जैसी स्थिति वहां है, वहां पर एलोवाइट्स पे, या इवन जो सीरियन अरब आर्मी के जो सुन्नी कुछ कमांडर्स हैं, वो उन्होंने वहां पर एक रेजिस्टेंस शुरू कर दिया। आपको अब मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो येडोथ अर्नोनोथ हिब्रू अखबार है, उसने अभी 2 दिन पहले खबर छापी, और बड़ी खबर चौंका देने वाली। वो खबर ये है, और आईडीएफ के लोगों द्वारा, कि जो सीरिया के अंदर आईडीएफ के लोग घुस गए हैं 10 से 12 किलोमीटर, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको वो एहसास हो रहा है कभी भी हम पे मोर्टर अटैक हो सकता है। यानी किसी आर्मी से नहीं, सीरियन आर्मी से नहीं, सीरियन आर्मी तो अभी बन रही है, मतलब ये जो जुलानी वाली, ये कह रहे हैं कि हमने एक अच्छा, ये बहुत ही चौंका देने वाली बात कि जो सीरियन गोलन हाइट्स में है, सीरियन गोलन हाइट्स पे आईडीएफ सोल्जर्स ने एक चेक पॉइंट ढूंढा, मतलब एक चेक पॉइंट उनको मिला, वो चेक पॉइंट रेजिस्टेंस का था। तो ये लोग ने कहा रेजिस्टेंस यहाँ कैसे? तो पता चला कि वहां से लेके लेबनान बॉर्डर पे कई ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जो जो इन लोगों ने बनाए हैं, जिसमें पुराने सीरियन अरब आर्मी के लोग, हिजबुल्लाह के लोग, कुछ ईरान के लोग और कुछ और लोकल फोर्सेस वो वहां पर हैं। और उनसे ऑलमोस्ट गोली चल गई थी, समझौता हुआ फिर, वो भी क्योंकि वो भी अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। 14 एचटीएस के लोग मारे गए हैं देखिए एक अटैक में, उसके बाद वहां भी उस तरह से हुआ। लेकिन बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि इजराइल अमेरिका को वो फायदा जो वो सोच रहे थे सीरिया से मिलने का, वो उनको जो मिलना था हफ्ता 10 दिन, वो मिला। उन्होंने इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि रीग्रुपिंग हो जाएगी और फिर से इजराइल पे हमले पड़ जाएंगे, और यमन का जो फैक्टर है, हमास का जो फैक्टर। अच्छा, वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? वेस्ट बैंक में आप सोचिए पूरे 1 साल आईडीएफ ने कैंपेन्स किए। वेस्ट बैंक गाजा नहीं है, वेस्ट बैंक महमूद अब्बास के अंडर है। अल्टीमेटली इजराइल फेल हुआ, उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को आगे किया कि तुम लोग जाके लड़ो, तुम्हारा काम है, तुम लोग चुपचाप बैठ के खाते रहते हो, जाके लड़ो वहां पर। तो वो लोग करीब पिछले 3 हफ्ते से जेनिन में बिसीज किए हुए हैं वो रेजिस्टेंस फाइटर्स को। लेकिन आप देखिए उनका हेडक्वार्टर रमल्ला है, वो जेनिन नॉर्थ वेस्ट बैंक में, वहां बिसीज किए हुए हैं, लेकिन बाकी जगह वो नहीं फैल रहे हैं। और वहां भी उनको लगातार जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कई बार उनसे गोलियां चली हैं जिसमें बच्चे मारे गए हैं। अब वो तो फिलिस्तीनी है ना, वो लोग तो, भाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो फिलिस्तीनी है। तो इसराइल ने सोचा कि यार फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीनी से लड़ाने का इससे अच्छा मौका क्या होगा। लेकिन वहां प्रॉब्लम ये हो गई कि रेजिस्टेंस की जो तैयारी थी, और वेस्ट बैंक में जो एक लंबे समय से ईरान काम कर रहा था, हथियार जो पहुंचाए, वहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कहना पड़ा महमूद अब्बास को कि हमको हथियार दो, हमारे पास हथियार नहीं है। और उसमें नाइट विजन गॉगल्स और ये सब जो एक मॉडर्न हथियार होते हैं। तो अमेरिका ने कहा इजराइल से कि दो इनको, इजराइल ने मना कर दिया, अभी परसों की बात है। इजराइल ने कहा कि ये हथियार हम इनको देंगे, पता नहीं ये रेजिस्टेंस के हाथ पड़ गए तो तब क्या होगा? है तो ये फिलिस्तीनी ना, इनके यहाँ कभी भी विद्रोह हो सकता है। 237 से लेके 250 लोग ऑलरेडी मना कर चुके हैं। वो इनकी जो अपनी जेलें हैं पैलेस्टीन अथॉरिटी की, उनमें वो बंद हैं। एक महिला जर्नलिस्ट शब्बाग, उसको मार दिया पैलेस्टीन अथॉरिटी ने। तो उसको लेके देखिए बहुत एक वहां पर एक सिचुएशन ऐसी बन गई है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैंने बात शुरू में कही थी कि एंटी कॉलोनियल वॉर्स में हमेशा ये होता है कि एक हिस्सा जो है वो कोलैबोरेटर होता है। भारत में एक बड़ा हिस्सा 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया। इवन 1942 से लेकर 1947 तक बड़े हिस्से ने अंग्रेजों का साथ दिया। जो राय बहादुर तबका था, जो उनके साथ जनता भी थी, भाई ऐसा नहीं थी, उसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। और जो अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने जिक्र किया था, उसमें तो बकायदा हाकरी नाम से वो ग्रुप ही था जो इन लोगों के साथ था। बाद में उसका कत्लेआम हुआ जब आजादी मिली अल्जीरियंस को।
तो ये भी कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है कि अरे देखो फिलिस्तीनी से लड़ रहे हैं। उसको बहुत कायदे से रेजिस्टेंस कम्बैट कर रहा है, जनता को आगे कर रहा है, जनता और जनता को जब गोली लग रही है तो ऑब्वियसली वहां पर गुस्सा फैल रहा है। और कम से कम 6 बड़े पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स है वो मारे जा चुके हैं, जो उनको चुन चुन के मार रहा है। तो ये जो देखिए पूरी सिचुएशन है, और इजराइल का आखिरी बयान है कल का कि वेस्ट बैंक में अगर पैलेस्टीनियन, अभी इजराइल कह रहा है कि हमारे 21 बटालियंस वेस्ट बैंक में, बाकी सीरिया, लेबनान यहाँ फैली हुई हैं, गाजा में 21 बटालियन। अब हर बटालियन में समझ लीजिए 500 से 700 लोग। तो वो कह रहा है 21 बटालियंस हैं, अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कोलैप्स कर गई तो 40 बटालियन हमको वहां डिप्यूट करनी पड़ेगी। हम कहां से लाएंगे कहां से? ये सिचुएशन है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमरीश मिश्रा जी कि 2024 और 23 कैसा रहा गजा पट्टी के लिए, हमास के लिए और इजराइल के लिए, पूरी सच्चाई क्या है और किस तरह हमास की तरफ से अभी तक लगातार रेजिस्टेंस लगातार जारी है और रोजाना कहीं ना कहीं हमास के लड़ाकों का हमला होता है इजरायली सेना पर। वो घात लगाते हैं, जाल में फंसाते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से वो हमला कर रहे हैं। अभी तक वो पीछे नहीं हटे हैं। इजराइल का हमला भी लगातार जारी है सिविलियंस पर और उनको मारा जा रहा है। तो ये पूरी सच्चाई है, अमरीश मिश्रा जी ने बताई। आपको कैसे लगी हमारी बातचीत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और एक मरतबा फिर आपसे दरखास्त है, चलते चलते अमरीश साहब के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पर उन्हें फॉलो कीजिए। फिर मुलाकात होगी और अमरीश मिश्रा जी से इसी तरह हम वहां की जो पूरी जमीनी सूरत हाल है वो जानते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।